बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के करंट इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, एबीआर के टारगेट्स, इसके साथ साथ जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब इन्फोर्स किया गया तो ताजिर प्रोटेस्ट पे क्यों चले गए। क्या सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में जो टैक्स दे रहा है वो सैलरीड पर्सन दे रहा है क्योंकि उसकी गर्दन पतली है तो उसको पकड़ा जाता है, या वो बिजनेसमैन दे रहा है जिसका एक्सपोर्ट का काम है, जो लोकल काम कर रहा है। परसेप्शन क्या ये ठीक है कि वो लोकल जो बिजनेसमैन है, जो एक एफबीआर के चेयरमैन, आज हमारे साथ भी फार्मर चेयरमैन होंगे, जिन्होंने एक स्लोगन लगाया था कि जो रेडी वाला, जो ठेले वाला, जो फ्रूट वाला, जो सब्ज़ी वाला वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, वो उसको टैक्स रिजीम में आना है। जो 40,000 रुपये पे एनआईसी की रिस्ट्रिक्शंस लगी, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? क्या दिस इज़ द वे कि आप सिर्फ एफबीआर के जो अफसर्स हैं उनके ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाएं कि बस किसी भी तरह से पैसे कहीं से भी लेकर आ जाएं, वरना आपकी छुट्टी कराई जाएगी। और आपके सामने एग्जांपल है कि एफबीआर के चेयरमैन ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। पाकिस्तान में इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े एवेन्यूज़ हैं, ये एफडीआई क्यों नहीं आ रही, बाहर से पैसे क्यों नहीं आ रहे? और ये परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में रादर देन के इन्वेस्टमेंट हो जाए। पहले तो हम एक रोना रो रहे थे कि ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, अब ये सुनने में आ रहा है कि बिजनेसमैन ड्रेन, बिजनेसमैन बाहर जा रहा है और एक परसेप्शन के मुताबिक वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको यहाँ पे क्या मसाइल हैं, वो क्यों यहाँ पे परेशान हैं, ख़ास तौर पे बाहर से पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ यूएसए से इमरान शौकत साहब, जो पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन, यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बाहर से पैसे एफडीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम पे बुलाया। दो तीन वजूहात हैं जी उसके लिए। पहली बात तो ये है, एक तो आपने, अगर आप माइंड ना करें, मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। आपने कहा कि लोग जो हैं वो पैसे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से। अभी इसी वक्त मेरी मीटिंग हो रही है यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के साथ जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये यूएस में हो रही है आपकी मीटिंग? हाँ जी, हाँ जी, ये यूएस मेरीलैंड में हो रही है। ठीक। अच्छा, इस वक्त हाल ये है कि जब लोगों को उम्मीद ना रहे किसी जगह पे, बाकी तो ठीक है, हमने कह दिया कि जी बिजली क्या बहुत महंगी है, लेबर है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है आपका होप का। जब आपको मुल्क से आपकी होप खत्म हो जाए और आपको एक पॉजिटिव फ्यूचर ना नजर आ रहा हो तो बिजनेसमैन क्यों मजीद इन्वेस्ट करे? तो वो इसी तरह से कि आप टाइटैनिक में बैठे हुए, टाइटैनिक जूत अब डूब रही है और कोई कहे कि यार अपने कमरे को तो जरा पेंट करके इसकी हालत ठीक कर, कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लो। उसने कहा यार जब डूब ही रहा है तो मैं क्यों क्यों यहाँ पे पैसे लगाऊं? तो पहली बात तो यह है कि आपको होप जो है वो देनी पड़ेगी, उम्मीद देनी पड़ेगी, एक फ्यूचर की बात करनी पड़ेगी, जो इसमें आप प्रेस और हर एक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम सब इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। वी हैव टू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट अ ब्राइट फ्यूचर, जो कि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगले 10 साल में विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन हम उधर जा सकते हैं। अब आपने ये कहा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही। पहली वजह तो उसकी ये है कि पाकिस्तान की मिसपरसेप्शंस दुनिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, लोग जो है इसको एक बड़ा इनसिक्योर जगह समझते हैं, जो कि मेरे तजर्बे में बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हमने उसके लिए कभी हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि लोगों को ये यकीन हो कि वाकई, अब मैं अमेरिका में बैठा हूँ, जितने पाकिस्तान में सारे साल में टारगेटेड किलिंग से लोग फौत होते हैं, शहीद होते हैं, उतने लोग सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में मारे जाते हैं। लेकिन लोग, न्यूयॉर्क तो सारी दुनिया जा रही है। पाकिस्तान का हम आज तक ये इमेज नहीं ठीक कर सके कि भाई ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हो, 250 मिलियन की उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन है, तो कुछ मसले मसाइल होंगे और हमें पता है किन किन जगहों में भी होंगे। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात उसमें यह कि हम हर दफा शोर मचा देते हैं एफटीआई एफटीआई लेके आए, लेकिन ये हुकूमत का रोल होता है कि वो डिटरमिन करे कि कौन से सेक्टर्स हैं भाई, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर्स बना रहे हैं, जहाँ पे एफटीआई हम लाना चाहते हैं। एफटीआई जो है वो
इन्वेस्टर के सिर्फ हाथ में नहीं होनी चाहिए कि जी मैं सड़क बनाऊंगा, मैं पुल बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, वो भी आप करें, रोकूंगा मैं कभी किसी को नहीं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी प्रायोरिटीज क्या है जी? ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, आपका इस वक्त एग्रो प्रोसेसिंग 40% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, और जो एक भूखा मूर्ख है भाई, 40% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज क्यों है? आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत का रुझान इस तरफ आ रहा है कि सेक्टर्स की तरफ वो गौर करे। गंदारा, अच्छा, आपने इमरान साहब आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि यहाँ पे परसेप्शन और इमेज बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, वो कैसे दुरुस्त करें, जिसकी वजह से आपने जैसे शुरू में ज़बरदस्त बात कही कि इमेज बिल्डिंग सबसे पहले तो करें ना, परसेप्शन तो पाकिस्तान की ठीक करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास FDI आए? देखिए जी, उसमें एक जो सबसे बहुत ही आसान स्टार्टिंग स्टेप जिसको मैं बोलता हूँ, मैंने कुछ ही अर्सा पहले मैं थाईलैंड में भी पाकिस्तान को प्रमोट करता हूँ, कैम्बोडिया में था, वियतनाम था, ताइवान में था। आप किसी से जाके पूछ लें उधर, जब मैं आमतौर पे बात करने से पहले पाकिस्तान के बारे में लोग ऑडियंस से आमतौर पे पूछता हूँ कि जी आपके ख्याल में पाकिस्तान कितना बड़ा है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ताइवान में एक PhD प्रोफेसर ने मुझे कहा कि जी आप 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो कोई कहता है 10 मिलियन की है, कोई कहता है 15 मिलियन की है, ज्यादा बढ़ चढ़ा के ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं 40 मिलियन, ये पाकिस्तान की बात कर। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार वो कैम्बोडियन क्यों पाकिस्तान में आके एज अ मार्केट देखेगा, पोटेंशियल मार्केट, जब वो समझेगा कि ये मुल्क तो मेरे से छोटा है, मेरी 35 मिलियन की पॉपुलेशन है, इनकी 30 मिलियन की है। तो मैंने तो आके कुछ अपने दोस्तों से और बड़े लोगों से कहा कि देखें बात सुने, अब CN BBC पे सिर्फ एक स्लाइड चला दें, डिड यू नो वी आर 250 मिलियन पीपल। जब लोगों को मार्केट साइज का अंदाजा होगा तो फिर उसके बाद वो ये भी सोचेंगे कि यार वाकई बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आप होपफुल हैं कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और इस वक्त जो हमारे ये फाइनेंशियल मसाइल हैं, IMF के जो नेक्स्ट किस्त है उसके लिए भी हमें मसले हैं, तो ये हल हो जाएंगे? देखिए, अब मैं आपको कह देता हूं कि ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरा उससे पहले आपसे ये सवाल होगा कि जब तक हम अपनी इकोनॉमी को नहीं रिवाइव करेंगे, अपने सेक्टर्स नहीं बनाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? मैं बड़ी हार्ड लाइन ले रहा हूं कि देखें, आपको 3 बिलियन आ जाते हैं IMF से, 18,000 कंडीशनल लायबिलिटीज, और हाथ जोड़ के उनकी हम जो है ना, और मेरे एक्चुअली कल वर्ल्ड बैंक के हेड से भी मुलाकात है जो पाकिस्तान में रह चुके हैं, जो दोस्त हैं। लेकिन चलें, 3 बिलियन आपको IMF से आ गए, 6 बिलियन की आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट आ गई, $10 बिलियन चले आपके पास आ गए, और वो आएंगे भी आपके पास आहिस्ता आहिस्ता 1 साल में, ठीक है ना, ट्रांचेस में। अच्छा, आपकी इकोनॉमी 380 बिलियन डॉलर की है, तो $10 बिलियन आपका क्या 1 महीना गुजार देगी? उसके बाद फिर से आप 22वें ट्रैश के पीछे जा रहे होंगे, फिर 23वें ट्रैश। तो मेरा तो अभी कल एक आर्टिकल आएगा जिसमें कहा जी आपकी अपनी इकोनॉमी, आपके अपने सेक्टर्स हैं जो 30, 40, 50 बिलियन डॉलर के बनते हैं, आप इन पे तवज्जो दें। ये दुनिया हमें, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, दुनिया नहीं बचा सकती, बिल्कुल दुनिया से मांगे तांगे पे इसको नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक। इमरान शेखर साहब, आपने हमें USA से ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम स्टूडियो में बात करते हैं कि जो हमारे ताजिर हैं, क्या दे आर नॉट विलिंग टू पे टैक्सेस, और जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ स्कीम करनी पड़ती हैं, हमें उनका प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और एक जो परसेप्शन है कि यहाँ पे सिर्फ सैलरीड पर्सन ही टैक्स देते हैं, और वो टैक्स देते हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी लोकल नहीं हो रहा। तो छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आए। हमारे साथ स्टूडियो में शब्बर ज़ैदी साहब हैं जो साइंसदान हैं FBR के मामलात के और टैक्स के मामलात के। इसके साथ साथ असद अली शाह साहब हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग इकनॉमिक्स हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम मीर साहब जो चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के, वज़ीर आज़म साहब के चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। सर शब्बर ज़ैदी साहब, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, ये ताजिर दोस्त स्कीम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो ये मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मेरे साथ नईम मीर साहब को बिठाया है। राइट सर। मैं नईम मीर साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ कि मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ और नईम मीर साहब भी लाहौर बिलोंग करते हैं, और मैंने बहुत लोगों से डील किया है टैक्स में, और जितनी ग्रेस्प टैक्स लॉ की इसको है इसने सीख लिया है। मतलब ये some of the people understand, समझते हैं। सही है, ठीक है। बहुत समझदार इंसान है उस सेंस में कि ये कानून को अच्छी ये तरह वज़ीर आज़म साहब ने अगर तर्जुमान बनाया तो ये अप्रोप्रिएट। हाँ नहीं मतलब ये कानून को अच्छी तरह समझता है। ठीक सर। अच्छा, अब जहाँ तक ताजिर दोस्त स्कीम का सवाल है, नईम साहब से माज़रत के साथ ये ताजिर दोस्त नहीं है, स्कीम है, मगर आप इसमें समझेंगे कि ताजिरों के लिए कोई दोस्त जरूरत नहीं थी दोस्ती के लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बेसिकली। नहीं तो आप कह रहे हैं ये ताजिर दुश्मन स्कीम दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। देखिए ना, आप जब दोस्त स्कीम कहते हैं तो आप एक इमेज देते हैं कि हम कोई इंसेंटिव दे रहे हैं कुछ। देखिए ये सिर्फ ये है कि आपने ऐप के थ्रू कर दिया है। ठीक। देखिए बुनियादी तौर पर ये स्कीम ठीक है। इसकी स्कीम में ये है कि हर आदमी अपनी इनकम पे टैक्स देगा, इनकम पर, और ये असद भी एग्री करेगा, और दुनिया का हर कानून ये कहता है कोई फिक्स टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए, प्रिजम्पटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि हर आदमी अपनी इनकम पर टैक्स देगा। ये एक बुनियादी इनकम टैक्स का उसूल है, ठीक है। तो ये स्कीम उसी के आसपास रिवॉल्व करती है, पहली बात। राइट सर। और इसमें इन्होंने एक, जो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की भी, एक आइडेंटिफाइबल इनकम का कॉन्सेप्ट डाला है कि वो वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन करने के बाद उसके वैल्यूएशन के बेस पर एक आइडेंटिफाइबल इनकम निकालेंगे जो कि नॉर्मल इनकम से एडजस्टेबल है। ये भी कॉन्सेप्चुअली सही है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे हिसाब से एक तकरीबन आप ये समझें कि एक लिहाज से ये मिनिमम टैक्स बन जाता है। राइट। दूसरी बात है कि इसमें जो ताजिर ये समझ रहे थे कि ये जो अमाउंट दे रहे हैं ये इनकी फाइनल लायबिलिटी है। राइट। मगर ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है, ये एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है, ठीक है। ये मेरा अपना ख्याल है कम्युनिकेशन का गैप था। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जो नईम अच्छी तरह जानता है, नईम मीर साहब जानते हैं, वो ये है कि मैं आज की न्यूज़ अखबार की खबर पढ़ के बड़ा परेशान हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक दुरुस्त है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में 32 लाख रिटेलर्स हैं। ठीक है। ये मेरे हिसाब से 32 लाख नहीं है, ये शायद 40 लाख से भी क्रॉस कर चुका है। राइट। ठीक है। और उसी अखबार में लिखा है कि उसमें सिर्फ 2,70,000 फाइलर है, बाकी 29 लाख और तकरीबन 29 लाख रिटेलर फाइलर भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, और शायद नईम को भी यही टास्क दिया गया है कि 29 लाख लोगों को सिस्टम में लाना है। राइट। अच्छा, ये टास्क है, ठीक है। ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं भी इस बात पे मानता हूँ कि आना है, असद भी ये कहेगा कि आना है, नईम भी ये कहेगा कि आना है, और जो दूसरी साइड है, जो ताजिर हैं, वो नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, उसकी मैं 2 वजूहत बता दूँ। एक, उनको ये खौफ है कि उनसे डॉक्यूमेंटेशन कराई जाएगी, चीज़ें लाई जाएंगी। दूसरी बात, जो रिटर्न का फॉर्म अभी इन्होंने इशू किया है, जो मैं अभी देख रहा था, कल उन्होंने इशू कर दिया है, वो मतलब उसमें वो आप तकरीबन वही सारी चीज़ें मांग रहे हैं जो आप। अच्छा, मुझे दूसरे गेस्ट्स के पास भी जाना है, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल लेके क्लैरिटी लूँ। लोगों का परसेप्शन ये है कि जब आप FBI चेयरमैन थे तो आपने यही काम डंडे के थ्रू कराना चाहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल, लेट मी अलाउ टू फिनिश माय क्वेश्चन। जैसे आपने 40,000 का NIC, तो वो खुद ब खुद आ जाते। अब आप मिन्नत समाजत कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, देखिए, मेरी और नईम साहब की बड़ी उसके ऊपर मैंने अपने आने से पहले नईम साहब के साथ एग्रीमेंट भी साइन कर ली थी। अच्छा जी। ठीक है, उसी का नईम साहब को पता है। मैंने कभी अपने ज़माने में कोई स्कीम नहीं दी, और मैं इन स्कीमों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये जो है ना स्कीम, कि ये वाली स्कीम, वो वाली स्कीम, ये स्कीम, ये सिस्टम को ख़राब करती हैं। और मेरा दौर शायद पाकिस्तान का वाहिद दौर था जब कोई स्कीम नहीं आई थी। ठीक है। अच्छा, मैंने एक डिफरेंट तरीके से सेल टैक्स के थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू करने की कोशिश की थी, जिसको इन्होंने रजिस्ट किया। नईम ने उस वक्त मेरी बात एग्री की थी कि हम आ जाएंगे, हमें एक टाइम दें, चीज़ें दें और वो करके दें, मगर उसके बाद, और इनके साथ मेरा एग्रीमेंट भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गया, फिर डाइल्यूट हो गई वो, मगर मैं डंडे के जोर पे कराने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीका से आ रहा था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसके हम आज बहस नहीं करेंगे। अच्छा, असद साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ।
जिस तरह से अभी शबर जैदी साहब ने भी बताया, आपने भी बताया कि ये 32 लाख नहीं, ये हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि ये 35 लाख से 40 लाख के करीब हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो 40 लाख ट्रेडर हैं ये अभी तक इनकम टैक्स के रिजीम में नहीं हैं, इनके लिए कोई एडवांटेज बताएं। इनके लिए डिसएडवांटेज तो ये है कि इन्होंने टैक्स देना होगा, एडवांटेज क्या है कि वो ताजर दोस्त स्कीम में क्यों आए? देखिए, एडवांटेज जो मैं समझता हूँ कि ये सही है कि ये फिक्स टैक्स रिजीम नहीं है, लेकिन इम्प्रेशन ये है कि गवर्नमेंट इसको इफ़ेक्टिवली फॉर सम टाइम शायद इसको फिक्स टैक्स ही रखेगी, क्योंकि बात ये है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है, और ये 35 लाख के करीब तो ऐसा है ना जो कि कमर्शियल कनेक्शंस भी हैं, उसके थ्रू विद होल्डिंग टैक्स भी हो रही है सर। तो असल बात ये है कि स्कीम वो इस तरह से कह रहे हैं कि एक तरह से फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि भाई आप खुद आ जाएं, आराम से आ जाएं, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में ये इंटेंट है इसको कहने का। और फॉर सम टाइम जो लोग आएंगे इसमें रजिस्टर हो रहे हैं तो शुरू में मेरे ख्याल में उनके ऊपर वैसे भी उसके साथ थोड़ा सा लीनियंसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज़्यादा गवर्नमेंट को पीनलाइज उनको करना चाहिए जो कि बावजूद फैसिलिटेशन के जो है ना जो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। असल बात ये है, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबको टैक्स देना चाहिए। जो कानून जो है वो ऑलरेडी है कि आपके पास अगर इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, और अगर एसेट्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की कि आपके पास गाड़ी है या आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसका सोर्स मतलब कोई ना कोई इनकम होगी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको टैक्स फाइल करना है, राइट, और अपना जो है ना कुछ आप टैक्स में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जाहिर है हार्डली 2-3 मिलियन 20-30 लाख जो है ना लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। अब शायद 40 हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे नील रिटर्न फाइल करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है लोगों की वो बिज़नेस क्लास की होती है ना, तो टैक्स एवेजन भी ज़ाहिर है उस एरिया में ज़्यादा है, और उसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है नंबर के हिसाब से वो रिटेलर्स हैं। राइट, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी में अगर आप रिटेलर्स को ले आएँ टैक्स नेट क्या ये अप्रोप्रिएट वे है कि अगर आप उसको कहते हैं कि आप जैसे शबर कह रहा है देयर इज़ नो वन फिक्स वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन एक तरीके से एक स्कीम उन्होंने निकाली है और एक इम्प्रेशन अगर दे रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और एक तरह से लोअर लेवल का अमाउंट उन्होंने फिक्स अमाउंट रखा है। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर वो फोकस इस पे करें कि जो लोग उसमें आ जाएं उनको इंसेंटिवाइज करें, राइट, उनसे ज़्यादा सवाल ना करें, और जो नहीं आते हैं उनको जो है ना ज़्यादा पिनलाइज करें। असल में देखें, टैक्स कल्चर आपका तब होगा इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में जब आप कुछ लोगों का जो मेजर टैक्स एवेजन है, जो फ्लैग्रेंट टैक्स वायलेशन कर रहे हैं, उनमें कुछ लोगों का जब आप एग्जाम्पल बनाते हैं ना, और जब आप ब्लैकमेल को गिव अप नहीं करते। अब देखें ना, एक वजह ये है, ये जो टैक्स नेट में नहीं है उसकी वजह ये भी है ना कि ये रिटेलर्स जो हैं, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है और ये पॉलिटिकली जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वोटर मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको फैसिलिटेट करती रही है। जब शब्बर साहब भी थे या मिफ्ता भी थे तो उस ज़माने में आप देखें ना उनको पॉलिटिकल सपोर्ट आती थी। देखिए, असद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और वो सारी जिस्ट है। जो इसमें एक मिनिमम टैक्स है ना, असद ने इसको थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उससे आगे नहीं जाएं, कंफर्ट देने के लिए। राइट, क्योंकि इस वक्त हम कोई एमनेस्टी नहीं दे सकते, IMF अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए आप जो मिनिमम आपने रखा है आप इनडायरेक्टली या इनफॉर्मली ये कह दें कि भाई यही, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर ये ट्रस्ट बिल्डअप हो गया ना, जी, ये अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि भाई हम इससे आगे नहीं जाएंगे और गवर्नमेंट 3, 4, 5 साल तक ये इससे आगे नहीं जाए ना, तो ट्रेडर्स
आ जाएंगे। राइट, ये सारी चीज़ों का जो खबर है ना वो नईम मीर साहब के पास है। जी नईम मीर साहब, आपने हमारे पाकिस्तान के दोनों लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, उनके आपने तज्जिया सुना। एक परसेप्शन ये है कि ओनली सैलरीड पर्सन और वो बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करता है वो टैक्स देता है। ये जो नीचे वाला 40 लाख के करीब बिजनेसमैन है ये टैक्स देना ही नहीं चाहता और इसको पॉलिटिकल कवर है। ख़ास तौर पे परसेप्शन ये है कि ये सारे के सारे PMLN के साथ एसोसिएट हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो उनके साथ है। तो आप किस तरह से ये सारा इस वक्त इनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये टैक्स रिजीम में आए? बहुत शुक्रिया जी, शबर जैदी साहब का भी शुक्रिया, उनके कॉम्प्लीमेंट्स का भी शुक्रिया। और मैंने जो आपके मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुनी है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। मैं कतई नज़र बहस से कि ये 40 लाख हैं, 41 लाख हैं, 50 लाख हैं, मैं नंबर्स में नहीं जानना चाह रहा। मैं एक असूली बात ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी रिटेलर है, ट्रेडर है या कारोबार कर रहा है उसको टैक्स नेट में आना चाहिए, उसे हिसाब किताब देना है। ये हिसाब किताब देना उस पर मैंडेटरी है, चाहे वो टैक्स दे ना दे। क्यों? क्योंकि अगर इनकम होगी तो टैक्स देगा, इनकम नहीं होगी तो टैक्स नहीं देगा। लेकिन हिसाब किताब देने से किसी को इस्तिस्ना नहीं है, ये बात बड़ी लाउड एंड क्लियर है। ये तो एक स्टैब्लिश फैक्ट होना चाहिए और हम सबको इस पर जो है ये मुत्तफिक होना चाहिए। इससे मैं आगे वो कैसे ये तो आपने कह दिया ना सर कि वो हिसाब किताब ना देने वाले से वो कैसे करेंगे? आपके पास उसका टूल क्या है? देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें इस बजट के अंदर ना एक बहुत बड़ा एक मैयर लिया गया है, वो ये लिया गया है कि 236 G और H का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये शबर जैदी साहब के दौर में भी मेरा ये हमेशा से मुतालबा रहा था कि आप इनको इतना मजबूर कर दें कि ये मजबूरन फाइलर बने, ना कि आप इनको जाके रिक्वेस्ट करें कि जी आप फाइलर बने और आप कोई कैंपेन चलाएं। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मैसिव लेवल का जो है ये कैंपेन है या ड्राइव है। बिकॉज इतने लाखों लोगों तक अपना पैगाम सही अंदाज से पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल होता है, कम्युनिकेशन का भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने तो ये मशवरा दिया था, ये मेरी उस वक्त तजवीज़ जो है वो थ्रू ना हुई, अब थ्रू हुई है जब 236 GH का टैक्स लग गया है, जो कि अपना 2% और 2.5% की शरह से लगा है नॉन फाइलर्स पर। और जो ही ये फाइलर बन जाएंगे तो इनका 0.1% और इनका 0.5% हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स का 0.1% हो जाएगा, रिटेलर्स का 0.5% हो जाएगा। और इसको इंश्योर करने के लिए उर्दू में सादा और आसान टैक्स रिटर्न भी दे दिया गया है, ताकि एक तरफ अगर 2.5% की शरह से इनकी परचेजेस पे टैक्स लगा है इनके सोर्स पे, तो वहीं इनको ये भी बता दिया गया है कि अगर इससे निकलना है तो ये रिटर्न फाइल करो उर्दू का और तुम फाइलर बन जाओ। अब ताजर दोस्त स्कीम की मैं दोस्ती के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ताजरान का बरसा बरस से ये मुतालबा था कि ऐसा आसान निज़ाम हो कि हम रजिस्टर्ड हो जाएं FBR के साथ, हमें वकला के पास ना जाना पड़े, हमें कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न ना जमा करवानी पड़े। तो उसका भी हल दे दिया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया, ऐप बन गई। चंद मालूमात हैं, चंद मालूमात आप देंगे तो आप खुद जो है वो FBR के निज़ाम के साथ रजिस्टर्ड हो गए, आपको NTL मिल गया, आपको कोई कॉस्ट पे ना करना पड़ी। अब उसके बाद आप पर टैक्स लगा है। जो प्रॉब्लम आई है वो ये कि टैक्स, अब टैक्स आसान रिटर्न भी आ गया उर्दू में, वही उसका तीसरा पार्ट है ताजर दो स्कीम का। पहला पार्ट था उसको रजिस्टर्ड किया, सेकंड पार्ट था कि उसको टैक्सेशन में लाए, और फिर थर्ड पार्ट था कि उसको सादा आसान टैक्स रिटर्न दे, उसे फाइनल बना दिया। राइट। अब जो सेकंड पार्ट है टैक्सेशन का, ये एक हमारे लिए मसला बना और इस पर एतराज़ात उठे और बेशुमार उठे कि ये जो बहुत हायर साइड पे चला गया टैक्स टेबल। तो इस हायर साइड के टैक्स टेबल को भी जो है इस मसले को एड्रेस करने के लिए रिव्यू का हमने मैकेनिज्म रख दिया, और हमने इसमें ये एक प्रोविजन रख दी कि रिव्यू जो है अब जो है जो नया SRO तरमीमी SRO आ रहा है उसमें
जो तजवीज़ बोर्ड के पास है इस वक्त वो ये है कि एडिशनल कमिश्नर लेवल पर हम अपनी कमिटीज़ बना रहे हैं और हम ताजरों के नुमाइंदों को साथ लेंगे और उन्हें पूछेंगे कि कौन सा कारोबार, कैसा कारोबार, किस नौयत का कारोबार है, किस पर कितना टैक्स होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए, किसे इस्तिस्ना होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है और ये इतना फैला हुआ काम है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से या इन्फोर्समेंट से ये काम नहीं होगा। ये काम जब भी होगा ये पॉलिटिकल मेजर से होगा, ये साथ इनको लेके बिठाने से, इनसे बातचीत करने से होगा। अगर हम ये इस पर कोई सख्ती करेंगे तो वो सख्ती का नतीजा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलेगा और ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुआशी हालात नहीं है कि हम जो है वो किसी और नईम साहब इसी पे हम शबरज़ैदी साहब से सवाल कर। शबरज़ैदी साहब, जिस तरह से अभी नईम साहब कह रहे हैं कि ये सख्ती से नहीं होगा, ये बड़ा प्यार मोहब्बत से होगा, भाई इधर आ जाएं ज़रा प्लीज़ मेहरबानी करके, ये अपने आप को रजिस्टर करा दें तो बिजनेसमैन आ जाएगा, वो रोड भी नहीं बंद करेगा, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा और वो अपने आप को इस वक्त जो 40 लाख में से टोटल 2,70,000 रजिस्टर हैं, बाकी आके रजिस्ट्रेशन करा देंगे। देखिए, बात वो नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर पाकिस्तान की जो इसकी तारीख़ है वो इसको एग्री नहीं करती। ठीक, पाकिस्तान में जितने भी हम ये कम अज़ कम मेरे अपने ख्याल है PMLN की दौर की तो कम अज़ कम 15वीं स्कीम होगी जो आपने इन लोगों को कहा कि आप आ जाएं और आप ये कर लें, हम ये रास्ता देते हैं, वो रास्ता देते हैं, ये रास्ता, मगर ये नहीं आए। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब ने एक ज़माने में रेट बहुत कम किया और ये किया, तो मैं नईम साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। मगर मेरा सवाल नईम से फिर यही होगा कि देखिए, नईम साहब इस स्कीम को लेके चल रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से लेके चल रहे हैं, मगर जो हड़ताल हुई और जो हड़ताल मैं समझता हूँ कामयाब इन सेंस हुई, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है और जो यूनाइटेड है वो इस बात पर कि जी हमें नहीं आना, नहीं अच्छा, आना। मुझे ये अच्छा, बताएं। अब हाँ जी, अच्छा नहीं आना। अच्छा, अब उनके नहीं आने की बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है, और मैं सिर्फ उसको ये कह सकता हूँ कि जो असद भी बात कर रहा था, वो पास्ट में इतना कम टैक्स देते रहे हैं, उसका इतना कम इंसिडेंस आया है कि अब जब आप उनको सही टैक्स में लाते हैं तो वो उस टैक्स को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छा, मेरा ये बिल्कुल सिंपल व्यू है, मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल मैं वादे आज आपको खुल के सामने कह रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तानी आज का रेट आपको पता है क्या रेट है इस वक्त बिजनेस का? अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं कंपनी नहीं हूँ, मैं एक टैक्स इनकम कमा रहा हूँ, उसका रेट है 45%। 45% जी, इस पे कौन बिजनेस कर सकता है? नहीं, बिजनेस करना तो बात की बात है, कौन है जो देगा? देखिए, दो बातें ना, कारोबार तो बात की बात है। साहब ने एक और बात कही कि पॉलिटिकल जब तक इन्फ्लुएंस होगा, जब आप मिनिस्टर थे तो आपने फैसलाबाद से कुछ बिजनेसमैन को बुलाया और एक वफाकी वज़ीर, जब PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त वफाकी वज़ीर आया और उसने कहा शब्बर साहब इन बंदों को छोड़ दें, ये मेरे इलेक्शन कैंपेन का खर्चा अदा करते हैं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। इज़ इट ट्रू? सही। तो वो अभी भी है, वो इंसिडेंट कैसे हुआ? क्या जी? वो एपिसोड बताएं, किस तरह से आपने क्या एक्शन लिया, जो अभी नईम मीर साहब उससे जो है वो थोड़ा सा लेसन लेना। मेरी बात सुने, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, अमेरिका में क्या होता है, इलेक्शन फंडिंग कौन करता है? दुनिया में इलेक्शन की फंडिंग बिजनेसमैन करते हैं, इसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन फंडिंग बिजनेसमैन नहीं करते तो आपको पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स का पता है, ना आपको पाकिस्तान की अमेरिका में क्या होता है जो अच्छा। फंड, ठीक है, तो ये कहना कि इलेक्शन नहीं, अब प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइड पे एक बड़ी सेगमेंट रही है PMLN की और वर्सेस पीपल्स पार्टी, PMLN वर्सेस PTI। PMLN हैज़ ऑलवेज बीन सीन, उसको हमेशा देखा गया है कि वो दुकानदारों और ताजिरों को सपोर्ट करती रही है। वो मैंने नईम साहब को पास्ट में नहीं, और पास्ट में वो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, अब वो आके फंस गए, क्योंकि अब गवर्नमेंट उनकी है,
IMF का प्रेशर है, अब उनके पास रास्ता नहीं है निकलने का कि यार उन्होंने करना भी है, इनको नाराज भी नहीं करना। और यहाँ पर आके मैं तो इस एक स्टेज आगे जाऊँगा, मैं तो बिल्कुल साफ आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, इस मैटर पर ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, इस मैटर पे ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा असद साहब, मैं एक फाइनल कमेंट्स जो है वो नईम साहब से ले लूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। शब्बर साहब कह रहे हैं कि नईम मीर साहब के ये जो आपने एक स्टेप लिया है, ये PMLN की जो इस वक्त हुकूमत है वो इससे गिर जाएगी। देखिए बात यह है कि जहाँ तक तो PMLN की हुकूमत का ताल्लुक है तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, कि हमें अब रियासत को बचाना है, हमें सियासत को नहीं बचाना। और आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो जो खिदमत की सियासत है, जो सियासत है, जो उनका अपना इमेज था पंजाब का, तो पंजाब में तर्ज गवर्नेंस का, आपने देखा कि उन्होंने किसी चीज की अपने इमेज की परवाह नहीं की। हमारी सियासत तो बहुत छोटी सी सियासत है, नईम मीर की सियासत तो शहबाज शरीफ की सियासत के सामने जर्रा उसकी हैसियत नहीं है। तो अगर हमारी सियासत भी इसकी नजर हो जाए, ताजरों की सियासत, मेरी भी सियासत कुर्बान हो जाए पाकिस्तान पे, और हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी कर लें, जब इतना बड़ा लीडर और इतनी बड़ी जमात आज कुर्बानी दे रही है कि उनका ट्रेडर्स कम्युनिटी का जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, वो उनका बड़ा सपोर्ट बैंक, वोट बैंक और बड़े सपोर्टर्स हैं जहाँ पे, और आज वहाँ पर भी वो मोहब्बत से, प्यार से, अच्छे तरीके से, बड़े हुस्न सलूक से इनको टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हड़ताल का सामना भी कर रहे हैं, यानी हमारे लोग हड़ताल कर रहे हैं। आप ये देखें, तो इससे बड़ा और क्या इसका सबूत हो सकता है कि रियासत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हर किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं, और उस कुर्बानी में हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब नईम मीर साहब, आपको ना शब्बर साहब इसका जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आप आखिर में मुझे ये बता दें, आपका सक्सेस का रेशो क्या है? आप अभी जब से आप आए हैं कितने %, ये 40 लाख में से कितने % आप इनरोल करा चुके हैं? देखिए पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि 40 लाख लोग ही नहीं है, सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे उनको इस्तिस्ना है इसके अंदर। फिर आप ये जान लें कि ये जो कमर्शियल मीटर्स होते हैं, इसमें जो है मसाजिद भी होती हैं, हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, सारे लोग, और इसमें मोची ये वो सारे वो तो हैं ही नहीं। ये तो रिटेलर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर और जो है इंपोर्टर कम रिटेलर, ये इन लोगों के लिए स्कीम है। और मोस्टली ये वो लोग हैं जो इस वक्त जो है वो हमारी होलसेल मार्केटों के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। तो इसीलिए होलसेल मार्केटों में जो एहतजाज का रुझान था वो ज्यादा था, रिटेल मार्केट्स में कम था। सक्सेस का आखिर में सिर्फ नईम साहब आप सक्सेस का रेशो बताएं, हाउ मेनी %? ये बहुत अच्छी चल रही थी, रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो 65,000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये रुक गई जबकि ये पोलिटिसाइज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक छोटा सा कमर्शियल, ऐसी जमातें हड़ताल के अंदर आ गई। नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा ब्रेक लेते हैं शब्बर ज़ैदी साहब से और असद अली शाह साहब से, इस पे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है या ताजिर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं चाहते। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही थी नईम मीर साहब से, उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी हमें बताई कि 40 लाख में से कोई 60-70 हज़ार जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो शब्बर ज़ैदी साहब आपके लिए खुशखबरी मैं लेकर आ गया नईम साहब से कि वो फिगर्स एग्री नहीं कर रहे हैं कि चले वो 40 लाख नहीं, वो 30 लाख है, उसमें से 50 हज़ार उन्होंने रजिस्टर कर लिया। देखिए मैं उस बेचारे को कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है, मगर मैंने आपको कहा ना कि ये हम डेड लॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, डेड लॉक की तरफ आगे बढ़ने का मतलब ये है कि IMF के साथ हमें प्रोग्राम में जाना है, ठीक है। IMF का बड़ा क्लियर कंडीशन है कि आपको रिटेलर, होलसेलर को टैक्स के सिस्टम में लाना है। मैं नेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। और उसको लाने के लिए आपने कोई एमनेस्टी नहीं देनी, ठीक। ये उनकी दो कंडीशन, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये उनकी कंडीशंस है, डायरेक्शन है उनकी कंडीशन है कि जी पहली बात तो आपको लेकर आना है इनको, और दूसरा इनको आपने कोई इनके साथ कोई एमनेस्टी या कंसेशन स्कीम नहीं देनी, जो कि मेरे हिसाब से उनकी दोनों डिमांड बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, ये तो उनकी कंडीशन है। अब मेरी ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेरे पास 30 लाख आदमी ऐसा है रिटेलर में जो विद होल्डिंग तो कटवा देता है, जिसकी टैक्स तो विद होल्डिंग हो रही है, उसने एनटीएन भी लिया हुआ है मगर रिटर्न फाइल नहीं करता। 30 लाख, वो मेरे हिसाब से 30 लाख नहीं है, वो 40 लाख है, ठीक है, जो रिटर्न फाइल नहीं करता। अच्छा, और अच्छा, आपने तो अभी कहा था कि हम उनको बाहर भी नहीं जाने देंगे, सिर्फ उम्रा करने देंगे और उसके ऊपर उससे भी क्या फायदा होगा, रिटेलर तो रजिस्टर नहीं हुआ ना। देखिए वो नहीं जाएगा वो अलग बात है, मगर रिटेलर को देखिए, मेरा मकसद किसी बंदे को तंग करना नहीं है, मेरा मकसद है, देखिए बात समझने की कोशिश करें। जो असद ने भी कहा, एक्सपोर्टर को भी आपने टैक्स नेट में ले आए, सिस्टम में ले आए, ठीक है, ठीक, तनख्वाहदार तबका भी टैक्स सिस्टम में आ गया, कंपनीज भी टैक्स सिस्टम में आ गई, एग्रीकल्चर भी मैं समझता हूँ एक लिहाज से टैक्स सिस्टम में आया हुआ है, ठीक है, उनकी भी रिटर्न प्रोविंशियल में फाइल हो रही है, ठीक है, राइट सर। अब मुझे ये बताएं कि 40 लाख रिटेलर अगर आज ये कहता है कि मैं फाइलर नहीं बनूंगा, तो वो टेक्निकली स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहा है। उसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, अब सवाल ये है कि स्टेट ग्रुप चैलेंज कर रहा है, मैं भी चेयरमैन एफबीआर रहा हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी, और जब मैं इसको लेने मैं जब इनको एनफोर्स करता था और ये हड़ताल करते थे, और सरीना होटल पर जब इन्होंने हमारे लोगों को मारा पीटा, ठीक, तो फिर मुझे बड़े वाले घर में बुला लिया गया। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा सर आप पीछे हट जाएं, मैं पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करना चाहते। देखिए बात समझने की कोशिश करें, रिटेलर के पास बहुत बड़ी शटर पावर है, शटर पावर बहुत बड़ी है। अभी आपने इनकी एक और शटर पावर नहीं देखी, जो बड़े वाले घर में जब बुलाया गया तो बिजनेसमैन को उधर मारा गया। सुने, इनके पास एक और शटर पावर है जो आपको भी अंदाजा नहीं है। सपोज करें हड़ताल होती है और कल दूध नहीं मिलता बाजार में, कल गोश्त नहीं मिलता बाजार में, कल आपके पास सब्जी नहीं मिलती बाजार में, आप तो सर फाड़ देंगे गवर्नमेंट का, कहेंगे यार टैक्स किया भाड़ में, दूध तो लाओ ना कम से कम। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो इनके पास दो पावर है अभी तो। एक तो अभी तो उन्होंने सप्लाईज के ऊपर हाथ नहीं डाला है, आपको दूध एक पता है 24 घंटे बाद हड़ताल खत्म हो जाएगी, दूध मिल जाएगा। अगर सपोज करो ये चीज़ चली जाती है 3 दिन पर, दूध नहीं मिलता बाजार में, गोश्त नहीं मिलता बाजार में, सब्जी नहीं मिलती बाजार में, तो ये तो आपकी गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। तो ये इनको भी इस बात का अंदाजा है कि यार हमारे पास मसल पावर बहुत ज़्यादा है। बड़े वाले घर में क्या हुआ? बड़े वाले घर ने बिल्कुल यही बात की कि शब्बर साहब क्या हम इतनी बड़ी पॉलिटिकल अपीवल बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि यार ठीक है, या तो फिर आप तैयारी से आएँ, ठीक है ना। और ये भी बात आप मानते हो अपना कि हुसैन साहब कि किसी भी कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग इमरान खान गवर्नमेंट, किसी के पास भी इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी कभी भी होती कि वो इतना बड़ा प्रेशर ले सके। तो अब ये तो वैसे भी बड़ी फ्रेजाइल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं। मैंने आपको कहा ना ये गवर्नमेंट चली जाएगी, मैं इसलिए मैंने नहीं, मेरी बात सुनने, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट चली नहीं जाएगी, ये खुद शहीद बन जाएंगे। ये कभी अफोर्ड नहीं करेंगे, ये कभी अफोर्ड नहीं करेंगे कि इस मैटर पे क्योस आए। राइट। अच्छा असद साहब, अभी परसेप्शन ये है कि जी पहले तो लोग एक बात कर रहे थे कि जी ब्रेन ड्रेन होता है लोग, अब ये है कि बिजनेसमैन हमारा दुबई जा रहा है और वो जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो चाहे जबल अली में कर रहा है, वो कहीं भी अपनी इंडस्ट्री खोल रहा है, यहाँ से भाग रहा है। इज़ इट ट्रू फर्स्ट, और अगर ये सही है तो क्यों जा रहा है? देखिए, एक तो बड़ी सिंपल सी वजह है ना उसकी, जो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया आपने। पहले 1% टैक्स होता था, लेट्स से अगर उसकी 10% मार्जिन है सेल्स के ऊपर तो 10% टैक्स था। अब आपका टैक्स रेट जो है वो इफ़ेक्टिवली फॉर लार्ज मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है वो तो 50% से भी ऊपर है, वो 55-60% भी सुपर टैक्स वगैरह मिला के हो जाती है। मतलब 55-60% को टैक्स होता है? वही तो बात है ना। तो एग्जैक्टली असल प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा है। 2 चीज़ें हैं, एक तो पूरी दुनिया में टैक्स रेट्स जो हैं वो 20%, 22% तक हो गए हैं, जो मैक्सिमम जो है ना, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, बिजनेस जो है ना ज़्यादातर कॉर्पोरेट फॉर्म में ही होती है। अब आपने उनके ऊपर जो है 50% से ऊपर 50 से 60% तक टैक्स लगा दिया है। पागलपन हो रहा है। मतलब तो ये क्या पाकिस्तान में? एक तो कोई आप कह रहे हैं कि FDI आनी चाहिए, तो पाकिस्तान में कौन FDI ले आएगा यार? 50% पे कौन लाएगा? मतलब यहाँ पर जो है लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, ग्रोथ रेट नहीं है, पाकिस्तान के पास जो है फॉरेन करेंसी नहीं है, आप डेट रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो आप कंटिन्यूसली IMF प्रोग्राम में हैं।
तो बात ये है कि तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि एक्सपोर्ट जो टैक्स हेवन्स हैं, जैसे दुबई, यूएई में डायरेक्ट टैक्स नहीं है जो है ना, बहुत सारे जबल अली जोन है या दूसरी कई सारे जगहों पे आप कंपनी वहाँ पर बना दें और उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट करें। नहीं, उसके थ्रू एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल उस बंदे की जो फैक्ट्री है वो साइट एरिया में, यहाँ से वो टावर बना रहा है, लेकिन वो कहता है कि आपको ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, आप बायर जो है वो आप अपनी ग्रुप कंपनी बना दें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आएगी ना, वो तो यहाँ करेंगे ना आपको वहीं। अभी आप देखें ना, आप खैरपुर के हैं, हाँ जी, जो खैरपुर जो है ना आपका, हमारा जो डेट्स हैं वहाँ से खजूर जो है छुआरा, वो उसकी 90% डिमांड जो है इंडिया में। अच्छा, वो आपने कोई 5 साल से हमने इंडिया के साथ ट्रेड पे पाबंदी लगाई हुई है, जी सर, ठीक है ना जी सर, तो वो क्या छुआरा बंद हो गया जाना इंडिया? दुबई के थ्रू जाता है। तो इसी तरह से जो एक्सपोर्ट है वो एक कंपनी आप वहाँ पर दुबई में खोल लें और वो आप कहेंगे कि जी वहाँ से ऑर्डर आया है, आप उधर बेचेंगे 100 रुपये की चीज़ जो है आप 50 रुपये की चीज़ जो है उनको दे देंगे, 50 रुपये जो है वो 100 रुपये की बेचेंगे, तो वहाँ प्रॉफिट। ये तो पूरी दुनिया में होता है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो शब्बर आपको बताएंगे कि ये हर सारी कंपनियां मल्टीनेशनल्स करती हैं। अच्छा शब्बर साहब, ये बताएं ना कि इसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो हम ये चाह रहे थे कि लोग जा रहे हैं, अब हमारा बिजनेसमैन बात, इसका गवर्नमेंट को कोई आइडिया दें कि भाई इनको रोके ना। पहले मैं आपको बताऊं कि आप बहुत मासूम इंसान हैं। ठीक सर। ये टैक्स रेट जो बढ़ा है ना, ये आपके ख्याल में किसको फायदा दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहा है। ये फायदा दे रहा है रिश्वत को। रिश्वत को कैसे दे रहा है? मतलब भाई डबल रेट हो गया ना, किधर करप्शन हो गई? बिहार में हो गई। अगर मैंने 100 रुपये बचा, अगर मेरी रेट 25% है, अगर मैंने 25 टैक्स बचाना है तो मैं कितने पैसे दूंगा? 25 दूंगा ना। अच्छा, अगर 50 बचाने हैं तो 40 दे सकता हूं मैं। तो आप समझिए, आपको, आप बड़े मासूम लोग हैं ना, आपको तो समझ, आपको अरिथमेटिक नहीं आती ना। अगर रेट असद कह रहे हैं 25 हो जाता है ना, मतलब है ना, अगर भाई आपने 50 के 40 इधर मुझे दे दें, तो वो अब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ब्यूरोक्रेसी की रिश्वत की रेट बढ़ा दी है। कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं जा रहा। वो क्या आए दिन वजीर आजम साहब इतने बड़े एक्शन लेते हैं, चेयरमैन को हटा देते हैं, चेयरमैन घर चला गया, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, 21 ग्रेड गए, 20 ग्रेड के अफसर हटा दिए, फिर क्या करें? मैंने मान ली ना, मैंने मान ली। अगर आप ये कह रहे हो, आप ये तो हम दोनों तो दूसरी फील्ड के हैं, आप बार एसोसिएशन वालों को बुला लो ठीक, जो कि डील करते हैं डे बाय डे, उनसे पूछ लो भाई कि आज पाकिस्तान में क्या रिश्वत का रेट क्या चल रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त अगर आप किसी को, आपको कोई आपका रिफ़ंड पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट का रिफ़ंड पड़ा हुआ है, तो आपको रिफ़ंड लेने के लिए तकरीबन 15% का पैसे देने पड़ते हैं रिफ़ंड के। ये मार्केट रेट है। जो आपका अपना रिफंड है? जी, आपका जाली असली रिफ़ंड है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, और उसके भी आपको 15% अच्छा, और उसके बाद अब तो कराची में एक तमाशा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। किसी आदमी का रिफ़ंड था, तो वो तेज़ आदमी था, उसने 3-4 एडवाइज़रों को बुलाया। उसे कहा मेरा रिफ़ंड बढ़ता है 100 रुपये, तुम कितने में ला के दोगे? एक ने कहा मैं 15% में ला दूंगा, एक ने कहा मैं 12 में लाता हूँ, एक ने कहा मैं 10 पे ला के दे दूंगा आपको। बाकायदा बिडिंग हुई उसकी और उसने बिड करके दे दिया ला के रिफ़ंड। अभी आपको याद नहीं, लाहौर में गोली चली, वो किस बात पर चली थी? रिफ़ंड की, रिश्वत की डिस्ट्रीब्यूशन पे यही गोली चली थी ना। जी बिल्कुल। तो फिर आप मुझे क्या बातें समझा रहे हो, क्या कह रहे हो कि ये हल क्या? अच्छा चलिए, तो थोड़ी देर मैं ये कहने की कोशिश कर, आप चेयरमैन एफबीआर रहे ना, सॉल्यूशन क्या है? इसको कैसे खत्म करें? मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है ये। आप रेट को और बढ़ा दें, रिश्वत और बढ़ जाएगी, आप और बढ़ा दें और बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं इनको समझाता हूँ। मैंने अभी कहा ना, क्रेडिट बिल्डर का फायदा किसको? आपने बड़े मासूमियत से कह दिया गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट बेवकूफ है। दुनिया का ये असर करेगा। दुनिया की ये स्टडीज है, एक नहीं हजारों स्टडीज हैं कि टैक्स में करप्शन उस वक्त खत्म होती है, रेट कम हो जाता है। ये एक स्टडी नहीं है, ये दुनिया की टैक्स कलेक्शन जो है ना, यूनिवर्सिटी बताएगी आपको। मैंने अभी लिखा भी है, आपके स्टडीज है ना, आपका यूके जो है 70s में उसको कहते थे सिक मैन ऑफ यूरोप, जो है ना, बहुत ही बुरा हाल था। पूरी इतनी बड़ी एम्पायर थी उनकी, लेकिन रोज़ स्ट्राइक्स होती थी, कोल माइनर्स की स्ट्राइक्स होती थी और बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। और मार्गरेट थैचर ने आके प्राइवेटाइजेशन की, डीरेगुलेट किया
रेट कट किया, टैक्स रेट कट किया। सही हो गया। वहाँ अमेरिका में जो है रेगन ने किया। तो अब आप देखें उससे वहां से स्टार्ट हुआ है, ये 80s 90s से स्टार्ट हुआ है। उस जमाने में मैं आपको बताऊं, आप क्या कह रहे हैं, एफबीआर को प्राइवेट किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ती है जब आप टैक्स रेट कम करते हैं, क्योंकि आप बिजनेस प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया से। आप जो कह रहे थे ना कि दोनों पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिक्स एनालिस्ट मेरे वजीर आजम के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं वजीर आजम की बात नहीं है कि भाई उसने टैक्स इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वो करप्शन करना चाहता है। बता रहे हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम रेट बढ़ाओगे तो रिश्वत बढ़ जाएगी। बस हम समझा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं है, हमारी फील्ड है। और रिश्वत देखे ना, बात यह है कि जितनी आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे उससे जो टैक्स इवेजन है वो इंसेंटिवाइज हो जाती है। टैक्स कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट। हाँ, एफबीआर तो नहीं बढ़ाता ना, मिलेगा तो नहीं ना। वो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप बाकी दुनिया पागल है या हम अक्लमंद हैं? मुझे ये बताए ना, टैक्स रेट जो है दुनिया में 55-60% जो है कहाँ है, कहाँ पर है, बता दे मुझे। और यही 90 की दहाई में 80s में जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप वगैरह में वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है ना 50% 40% होता था। अच्छा सुने ना, और हमारे पास कम होता था उस जमाने में। हाँ, यस। अब जो है हम जो है 50-60 पे चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई अब आपको पता है वहाँ पर एक ट्रीटी हुई है जो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये आयरलैंड ने अपना टैक्स रेट जो है ना 7.5% कर दिया था। 7.5, ताकि पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट, आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट क्यों? आप ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर में थे, यही कहते थे भाई। नहीं ना, अच्छा पहले एक मिनट, तो भाई टैक्स बढ़ाने यही बढ़ाएंगे ना। एक मुझे बताओ, औरंगजेब साहब बैंकर हैं, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है। टैक्स की पॉलिसी डार साहब कौन है? सुन ले, डार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुने, टैक्स की पॉलिसी का जो सब्जेक्ट है इसको कहते हैं टैक्स पॉलिसी। ये टैक्स पॉलिसी असद ने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। इसका जो आदमी है ना, जो जानता है इस काम को, वो हफीज पाशा है। आप उसको लाइन पे बुला लें, उससे ये पूछेंगे हफीज पाशा साहब, रेट बढ़ने से कलेक्शन बढ़ती है नहीं बढ़ती? अगर वो ये कह दे कि रेट बढ़ता है, ये तो दुनिया की, ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं तो गवर्नमेंट में जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको नहीं समझ में आ रहा। असल में वो भी समझ, वो मैं आपको बताऊं ना, ये शॉर्टकट अप्रोच है। शॉर्टकट अप्रोच है ना। असल में ये IMF और जो हमारे लोग तो सोचते ही नहीं है ना। वो कहते हैं भाई आपको टैक्स बढ़ानी है, शॉर्ट टर्म जो है ना यही है कि जो वो कह रहे हैं नया नहीं लाना, सिंपल पुराने से ले लो। उससे क्या होगा, आपकी बिजनेस बैठ जाएगी, जो आपको जो कहते हैं ना, जो वो बैठ गई और बैठ जाएगी ना, या बाहर चले जाएंगे। जेन्युइनली आप पूछ रहे थे, या जेन्युइनली निकल जाएंगे कि यहाँ कौन बिजनेस करेगा? मुझे बताया ना, मल्टीनेशनल सारी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, जेन्युइनली जा रहे हैं। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी देखेंगे बाहर कहीं बिजनेस करो यार, यहाँ पर हम कमा के 50% दे रहे हैं। आखिर में मशवरा देख, जो गवर्नमेंट सुने, और हम जाहिर बात है ये हमारी आवाज़ है, जाएगी ख़ासतौर पे गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर प्लस टीम। सबसे पहली बात, पाकिस्तान में एक बुनियादी उसूल पे काम करें कि टैक्स रेट, क्यूमुलेटिव टैक्स रेट इंक्लूडिंग सुपर टैक्स एंड सरचार्ज विल नॉट एक्सीड 25%। 25%, जो इस वक्त तकरीबन 49 है। जो 49 है, ठीक है, पहली बात। इसको ग्रेजुअली कम कर दें, शेड्यूल बना दें कि आज 49 से 25 तक कैसे जाएगा। और ये पहले शौकत अजीज के ज़माने में, मुशर्रफ ज़माने में बनाया गया था। शहबाज शरीफ साहब इसको 60 करना चाह रहे हैं। नहीं समझे नहीं। अगर आप मुशर्रफ ने कम किया था, पूरा शेड्यूल आया था। अच्छा, दूसरी बात, नंबर 2, दूसरी बात, जितने भी रिटेलर होलसेलर हैं, इनका प्रॉपर सर्वे एंड सेंसस कराया जाए थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी मीन्स प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशनल फर्म्स, यूनिवर्सिटीज वाइज, एंड दे शुड डू अ प्रॉपर सर्वे। अब तो जियो फेंसिंग भी है, उसकी तस्वीर भी होनी चाहिए, ऊपर से भी होना चाहिए। वो आदमी पहले आप इन सबको रजिस्टर कराएं। कोई भी आदमी हो, कोई भी बंदा हो जो एक दुकान चला रहा है, इवन पान की दुकान भी चला रहा है, वो रजिस्टर होगा। ठीक सर। अच्छा, इसकी मैं मिसाल बताता हूँ। इसका जो बेस्ट केस है ना, एक और सिक मैन ऑफ यूरोप था, उसका नाम था टर्की। टर्की ने पिछले 20 साल में, जब वो EU में जाने वाले थे, अपने टैक्स के अंदर 4 टाइम इंक्रीज किया था।
और उन्होंने एक ही काम किया था। उर्दुगान के आने के बाद उर्दुगान ने किया था, उर्दुगान ने किया था। और उन्होंने टैक्स में हर बंदे को कहा था रजिस्टर हो जाए, कोई आदमी बगैर रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर ही नहीं सकता। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्या हुआ? यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा? यहाँ इसलिए नहीं होता कि रिट नहीं है ना, यहाँ रिट नहीं है, हमारी एनफोर्समेंट भी नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है, रेट ऑफ स्टेट, रेट ऑफ द स्टेट। ये तीन आपके एडवाइस। अच्छा, आखिरी बात, उसके बाद आप जो उनकी कम्युनिकेशन है बिटवीन दी पीपल हु आर रजिस्टर्ड एंड पीपल हु आर द टैक्स कलेक्टर, उसको ख़त्म कर दें। कैसे? ये ऐप जो है बिल्कुल ठीक है। आप ये कह दें कि ये जो ऐप पे अकाउंट डालना है, मैं इसको 2 साल तक एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं इसमें ITO को नहीं राइट देता कि वो ऐप के अंदर जाके पंगेबाजी करे। आप 2 साल तक, 1-2 साल तक आप ये कहेंगे यार ठीक है, उसने ऐप पे अकाउंट डाल दिए और ऐप पे चला गया, मैं ITO के पास कोई राइट नहीं है कि उसके अंदर नोटिस दे और उसको बुलाए और आगे करे और पीछे करे। असद साहब 1 2 3 4। नहीं, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स रेट जो है ना, अगर आपने बिजनेस को देखें, टैक्स कलेक्शन आप का बढ़ेगा जब आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे। ठीक, कैसे हमारा बिजनेस प्रमोट करें? यही कि आपका टैक्स रेट कम होना चाहिए ना कॉम्पिटिटर्स को। ये एक अभी 2-4 साल पहले ये पूरा जो डेवलप्ड वर्ल्ड में एक कॉन्फ्रेंस हुई बाइडेन के ज़माने में ही, जिसको कहते हैं रेस टू द बॉटम। वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आयरलैंड ने 7.5% कॉर्पोरेट टैक्स रेट किया था। ये कंपटीशन चल रही थी, सब लोगों ने। अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैक्स रेट था, ये ट्रंप ने आके जो है ना वहाँ भी रिड्यूस करके 20% पे लेके आया। तो ये सारे मुल्कों ने एक दूसरे की कंपटीशन में टैक्स रेट कम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर बिजनेस आए, बाहर से कैपिटल यहाँ से नंबर टू तो टैक्स रेट आप कम करें जो है ना। अच्छा, ये इसलिए उन्होंने अकॉर्ड किया है रेस टू द बॉटम जो है, उसमें ये उन्होंने अकॉर्ड किया 2-3-4 साल पहले कि 15% से कम और कोई भी नहीं करेगा, वरना हर आदमी कम होते होते तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बेप्स का एक्शन प्लान है। तो ये इन्होंने OECD कंट्रीज ने और जो G7 कंट्रीज हैं, इन लोगों ने मिलकर मिनिमम टैक्स रेट जो है ना वो किया है। तो हमारा आप देखें ना, वो मिनिमम टैक्स रेट जो है वो 15 और 20% की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास जो है 50% उस जगह पर, तो यहाँ से आप मुझे बताएं कौन बिजनेस करेगा यहाँ पर? तो जो आपका जो सवाल है, आप तो कह रहे थे यहाँ कैपिटल क्यों नहीं आ रहा। हाँ जी, यहाँ से कैपिटल जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर आप एक तो फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं है, राइट। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी का सिचुएशन, अनसर्टनिटी, तो उसके साथ साथ जो है टैक्स जो है वो आप कमाएं और गवर्नमेंट को दे दें, तो इसलिए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। और यहाँ के लोग भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पर 55% देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप 55% टैक्स देते हैं, और जो इस वक्त 40 लाख लोग बिजनेसमैन जो टैक्स रिजीम से बाहर हैं, वो भी मेहरबानी करके 55 नहीं तो 50% ही दे दें। नहीं, 50 सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त जो ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था, ये मोस्ट टेक्निकल प्रोग्राम था, जो आम आदमी का इससे बड़ा कंसर्न कम है, लेकिन यही चीज़ें हैं, अगर ये ठीक होंगी तो आम आदमी को सब्ज़ी जो अभी 100 रुपये किलो मिल रही है वो 50 रुपये में आधे में मिलेगी। वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम को ये सोचना चाहिए, आया 50% पे टैक्स पे कोई बिज़नेस वायबल है दुनिया में? तो यहाँ लोग आके आपके पास बिज़नेस भी करेंगे, FDI भी आएगी, वरना अनफॉर्चुनेटली आपका पैसा ड्रेन हो रहा है, लोग दुबई जा रहे हैं और दुबई में अपनी कंपनीज बना रहे हैं। तो इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। और ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, जिसके तहत सिर्फ उनको प्यार से बुलाना, जिस तरह से हमारे 2 एनालिस्ट ने मशवरा दिया, अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो ये ताजिर दोस्त कामयाब होगी। वरना यही होगा कि 32,000 में से उसने हमें नईम साहब ने खुशखबरी दी कि 50,000 तो हो गए हैं 32 लाख में से। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।